Good morning, everyone. Today we'll proceed to the next topic in the same chapter, that is income elasticity of demand. So income elasticity of demand, basically, it is quite similar, but instead of study the intensity of change in price on the intensity of change in the quantity demanded. Here we'll see the intensity of change in the income and its cause on the quantity demanded. So बेसिकली जैसे हमने वहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी में डिस्कस किया था, क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड में हम ये तो पता लग जाता है हमें कि उसकी दिशा क्या होगी, यानी कि जैसे डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड का। जैसे क्वांटिटी प्राइसेस बढ़ते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाती है, यानी क्वांटिटी जो डिमांडेड है दैट रिड्यूसेस। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि ये इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन उसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है लोच देखने के लिए कि किस इंटेंसिटी का, किस डायरेक्शन का इलास्टिसिटी है। सो अदर थिंग्स सच एज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एटसेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्टिव क्या रहता है यहाँ पे? इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड, ये दो चीज़ें एक्टिव रहती है। तो बेसिकली देखते हैं इनकम में कितना बदलाव आया और उसकी इनकम में बदलाव आने की वजह से डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ी या घटी। सो परसेंटेज चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ थिंग कॉज्ड बाय गिवन परसेंटेज चेंज इन दी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज इन इनकम है ना, सो चेंज इन quantity demanded divided by change in income is elasticity of demand. तो एनीवेज इसको फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। अभी हम यहाँ भी देखें अगर तो ये जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम में बदलाव होने के कारण क्वांटिटी में जो भी बदलाव आते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी दूसरे वेरिएबल्स जो यहाँ कांस्टेंट मान लिए जाते हैं। तो मेजरमेंट है इसका, यहाँ देखें बेसिकली ये फार्मूला है, इट इज़ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द इनकम। आगे हम इसको देखें डिग्रीज, इसकी डिग्रीज भी इम्पॉर्टेंट है। डिग्रीज़ में जैसे हमने वहाँ भी 5 तरह के डिग्रीज़ को देखा था, यहाँ भी पॉजिटिव जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। पॉजिटिव में एक वेरिएबल बढ़ेगा, दूसरा भी वेरिएबल बढ़ता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे अगर क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ने लग जाती है देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये भी कई तरह की होती हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज़ पॉजिटिव व्हेन विद एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कि होता है आय जब बढ़ती है तो वो व्यक्ति या वो जो लोग हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं। हिज डिमांड फॉर द गुड इंक्रीजेज एंड विद ए डिक्रीज इन द इनकम द कंज्यूमर ऑफ ए कंज्यूमर द डिमांड फॉर द गुड डिक्रीजेज। तो अंडरस्टूड है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी क्वांटिटी वो ज़्यादा डिमांड करता है, अगर आय घटती है तो वो कम डिमांड करता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो ये अगर 3-4 चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये जो इसमें देखें आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो होता है ये पॉजिटिव ही रिलेशन होता है इसका। अब यहाँ देखें आप ग्राफिकल है ना, ग्राफिकली भी इसको समझाया गया है, ये इनकम है, ये क्वांटिटी है। अभी देखिए आप, ये इनकम ए थी, क्वांटिटी क्यू था, जब ये इसको रिड्यूस हो गई इनकम बी तो फिर ये आप इसको Q1 मान सकते हैं। इसका मतलब यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड भी रिड्यूस हो गया, एक वेरिएबल रिड्यूस हो रहा है, दूसरा भी रिड्यूस हो रहा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। सो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। और इसको किस केस में बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स के केस में, जो सामान्य प्रोडक्ट्स होते हैं
ये पॉजिटिव इलास्टिसिटी ही होती है। अब बात करते हैं ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट इसके केस में जो है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी नहीं है, ये ध्यान रखना है, इनकम इलास्टिसिटी है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यूनिटरी है, मतलब बराबर चेंज होगा। आय अगर 10% बढ़ी है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। सी ओवर हियर इसका जो रिजल्ट होता है 1 होता है, ये 1 यूनिटी बताता है, 1 इज़ यूनिटी। देखिए पहले क्या होता है, ये वेरिएबल चेंज होता है। 100% अगर फॉर एग्जांपल द इनकम इंक्रीजेज बाय 100%, ये बढ़ा, then there is increase in the equal increase in the quantity demanded, so that is a case of unity। या तो फिर पॉजिटिव डिमांड का एक प्रकार है यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें कि बराबर बदलाव आता है, जितनी आय बढ़ेगी या घटेगी उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। अब दूसरा है लेस देन यूनिटरी। अभी लेस देन यूनिटरी की बात करें हम तो यहाँ देखिए आय पर कम कंपैरेटिवली आय जो है ज़्यादा बदलाव आता है, कंपैरेटिवली जो है इफ़ेक्ट के ऊपर कम प्रभाव आता है। सो ये भी दूसरे प्रकार का एक पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इसमें क्या होगा, आय जो है ये 0.5 के बराबर होता है, जो इसकी वैल्यू है इलास्टिसिटी की, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ देखिए 100%, कहने का मतलब मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, 10% अगर इंक्रीज़ हुआ है इनकम में तो ये 5% या 10% से कम, ये ज़रूरी नहीं है कि 5% इसका आधा ही होगा, ये 0.5 ये एक एग्जाम्पल है, इट कुड बी लेस। अगर ये 6 है 6% तो भी ये लेस देन यूनिटरी है, यानी कि 1 से कम वैल्यू आएगी इसकी। जो ये वैल्यू है इट विल नॉट नेसेसरली बी 0.5, ये 0.5 नहीं होगा, ये 1 से लेस होगा, 1 से कम होगा। सो जो है दैट इज़ लेस देन यूनिटरी। और मोर देन यूनिटरी जो है तीसरे तरह का होता है। इसमें आप देखें यहाँ पर 100% का बदलाव हुआ, यानी इनकम 100% बढ़ी है, 200% जो है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। तो ये तीनों प्रकार के इनकम इलास्टिसिटी हैं। तो ग्रेटर देन में क्या होता है कि कॉज पर कम प्रभाव पड़ता है और इफ़ेक्ट पर अधिक प्रभाव पड़ता है, ये 1 से ज़्यादा होगा, इट विल बी मोर देन 1। तो रिजल्ट ये मोर देन 1 होगा। सो दैट इज़ मोर देन यूनिटरी, यूनिटरी मतलब 1। सो अब जो दूसरे प्रकार का, ये तो हमने टाइप जो हमने डिग्रीज़ देखी थी, डिग्रीज़ में हमने पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने 3 तरह के पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखे या डिस्कस किए, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ और सेकेंड डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज़ नेगेटिव। अब कुछ चीज़ें इसमें समझने वाली हैं या याद रखने वाली हैं। अभी इस केस में क्या होगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा जैसे प्राइस के साथ रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी डिमांडेड का या डिमांड का। तो उस केस में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये नेगेटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव व्हेन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर is accompanied by fall in the demand of a good and decrease in the income is followed by rise in the demand। ये ज़्यादातर होता है inferior goods के केस में। inferior यानी जिसकी क्वालिटी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, inferior नेचर के होते हैं, superior नेचर के नहीं होते। तो यहाँ देखिए ये ध्यान रखना है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी रेफर्स टू inferior goods। देखिए अगर 2 तरह के गुड्स हैं, अगर हम शुद्ध घी की बात करें, इसको अगर हम डालडा घी या वनस्पति घी के साथ देखें तो वनस्पति घी जो है इन्फीरियर क्वालिटी का माना जाएगा शुद्ध घी के सामने। तो उस केस में
जैसे ही इनकम बढ़ेगी, डालडा को खाना या वनस्पति घी को खाना लोग बंद कर देते हैं, तो इनकम बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्ट अगर इन्फीरियर है तो उसकी डिमांड कम होगी, तो फिर डिमांड बढ़ेगी किस चीज़ की? सुपीरियर प्रोडक्ट की, यानी कि पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग शुद्ध घी। आप किसी तरह के भी और भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्फीरियर गुड्स के केस में, जहाँ पर इन्फीरियर, और जब ये इनकम कम होती है तो उस केस में इन्फीरियर क्योंकि सस्ता होता है तो इसलिए इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है बढ़ जाती है। सो देर इज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इनकम इलास्टिसिटी और इनकम एंड यू में से क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये देखें आप यहाँ, ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जब भी पॉजिटिव होगा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है ऐसे। लेकिन ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या बताता है? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इट इज़ नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, इसको एक चीज़ और हमें यहाँ देखना है कि इन्फीरियर गुड्स को क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स भी बोला जाता है। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ द थर्ड डिग्री ऑफ elasticity of income elasticity of demand, that is zero income elasticity of demand. यहाँ पर इनकम जितनी मर्जी बढ़ जाए घट जाए, देर इज़ नो चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड, नो चेंज। तो इसका मतलब ज़ीरो होता है इसका रिजल्ट। सो जब आप देखेंगे तो ये, अगर आपकी इनकम अगर इस साइड में है तो इनकम आपकी जितनी मर्जी बढ़ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड आपका कोई बदलाव नहीं आएगा। ये वर्टिकल होता है ऐसे। सो अभी अगर हम बात करें नेसेसिटीज़ के, जो जैसे नमक है या जो कंजम्पशन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे केरोसिन ऑयल तो अब ना के बराबर यूज़ किया जाता है। सॉल्ट को मैं मानूंगा, सॉल्ट का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। सॉल्ट महंगा भी हो जाएगा तो भी वही कंजम्पशन रहती है, सस्ता है तो भी वही कंजम्पशन रहती है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, जितना यूज़ है वो होता ही है। सो दैट इज़ ज़ीरो इलास्टिसिटी, यानी कि इनकम में बढ़े या घटे, इसका जो है, ये देखिए यहाँ पे, ये दिस इज़ ज़ीरो इलास्टिसिटी। ये देखिए यहाँ पे इनकम जो है 10 से 20 हो गया, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है सिंगल है, यानी कि अगर ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है आप देखें तो ये 4 पर ही है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी का जो सेकंड डायग्राम है, अगर हम इसको देखें यहाँ पर दिस डायग्राम, तो ये तीनों तरह की डिग्रीज को बताता है। ये क्या बता रहा है? जो हमने पॉजिटिव, ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव बता रहा है। जब हमने पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था नॉर्मल गुड्स के केस में, ये ज़ीरो है। दैट मीन्स यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्वांटिटी अगर हमने यहाँ रखी है, यहाँ देखिए इस बार इनकम यहाँ नीचे है, तो यहाँ पर ये जो ज़ीरो पर दिखा रखा है, यानी ये हमने क्वांटिटी देखी है, अदरवाइज़ एक्स एक्सिस पे होता है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। तो इसलिए ये यहाँ से ऐसे बनेगा क्वांटिटी डिमांडेड, ये ऐसे एडजॉइन हो जाएगा। तो मतलब आप वेरियस, यहाँ पे देखिए y1 ये इनकम लेवल 1 है, इससे बढ़कर जब इनकम y2 पर हो गई तब भी डिमांड इसी एक्सिस पर है। और ये नेगेटिव डिमांड की बात करता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। So this diagram shows all the 3 degrees of income elasticity. So now we'll proceed to the next topic, that is cross elasticity of demand. क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। क्रॉस में हम बात करें, एक सब्सटीट्यूट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। दो ही तरह के गुड्स होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हमारी जो प्राइस है किसी एक प्रोडक्ट की बढ़ेगी, एक्स प्रोडक्ट की मान लो प्राइसेस, या वाई प्रोडक्ट की अगर प्राइसेस बढ़ेगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो एक्स प्रोडक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। यानी दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब एक दूसरे को जो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यानी कि टी और कॉफ़ी इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है। टी की जगह कॉफ़ी को कंसिडर किया जा सकता है। देयर आर मैनी सब्सटीट्यूट्स। ऐसे ही डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स आर देयर,
वो भी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें आप क्रॉस इलास्टिसिटी, देयर इज़ ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टू रिलेटेड गुड्स। तो टू रिलेटेड गुड्स का मतलब वो सब्सटीट्यूट भी हो सकता है, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री ये पूरक होते हैं, जैसे कि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होता है। जैसे टी के साथ शुगर, चाय बनती है तो शुगर का कंजम्पशन लगभग होता ही है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली दो तरह की होती है। अब यहाँ देखें मेजरमेंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। दिस इज़ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, और यहाँ देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। ये दो डिफरेंट गुड्स हैं। अब ये देखना है, क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री को अलग अलग तरह से हम इसको देखेंगे, पर कॉमन फार्मूला यही है। अभी बात आती है क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में पॉजिटिव हमें पता है, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी वेरिएबल अगर बढ़े तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव relationship or positive elasticity. It will be called positive elasticity. So cross elasticity of demand is positive in case of substitute. तो ये बहुत important है competitive exams point of view से. So in case of you may say substitutes, जहाँ पर हमने बात की टी और कॉफ़ी की, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपको बार बार क्वेश्चन देखने को आएगा whenever you will appear in the commerce related commissioned exams, or taken by various commissions, or the similar test. एक ये, so what we can say that in other words, when goods are substitute of each other, then a given percentage rise in the price of a good will lead to a given percentage of increase in the demand for substitute good. So that means a given percentage of rise in the price of, for example, x goods और y good, y के गुड के अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो उस केस में क्या होगा, y की डिमांड तो कम हो जाएगी, तो बढ़ेगी किसकी, x की। चाय की अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, एक दूसरे को जो है की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी के प्राइसेस तो वैसे ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इसलिए हम इसको उल्टा मैं बताता हूँ कि प्राइसेस जो हैं चाय के कम होते हैं कंपैरेटिवली। अगर चाय के प्राइसेस बढ़ गए, पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉफ़ी, सो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज द टू आर क्लोज सब्सटीट्यूट टू ईच अदर। देन द सेकेंड डिग्री, इट इज़ नेगेटिव। अब नेगेटिव किसके केस में होता है, इट इज़ इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये नेगेटिव होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, शुड रिमेंबर इट। तो कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्रोपोर्शनेट राइज इन द प्राइस ऑफ वन लीड टू द प्रोपोर्शनेट फॉल इन द डिमांड ऑफ अदर। कैसे कि अगर मान लो ब्लेड और रेज़र की बात करते हैं, अगर हम, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर ब्लेड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उस केस में डिमांड रेज़र की कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लेड की तो कम होगी, साथ साथ क्योंकि ब्लेड जो है कॉम्प्लीमेंट्री है रेज़र का क्या करना बिना ब्लेड के, इसलिए रेज़र की डिमांड भी कम हो जाएगी। सो हमने क्या किया, यहाँ प्राइसेस बढ़े ब्लेड के, रेज़र की डिमांड कम हो गई। क्यों, क्योंकि रेज़र ब्लेड के साथ यूज़ होगा। सो दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो यू विल रिमेंबर दैट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स the cross elasticity of demand is always negative, and in case of substitutes, the cross elasticity of demand is always positive. Then zero elasticity, हमें पता है
कि बदलाव जितना मर्जी हो जाए बट दैट विल नॉट इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ the related good. So cross elasticity of demand is zero when two goods are not related to each other. That means हमने बात कर ली सब्सटीट्यूट की, हमने बात कर ली कॉम्प्लीमेंट्री की, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है तो उस केस में ज़ीरो इलास्टिसिटी है। यानी कि अगर वीट के साथ आप किसी और मान लो शूज़ का अगर रिलेशन देखें तो इसका these products are unrelated. So what happens, sorry, so see over here, rise in price of wheat will have no effect on shoes. कोइंसिडेंटली शूज़ का एग्जांपल दिया हुआ है। इसका मतलब चाहे आप कुछ भी ले सकते हो, वीट की अगर कीमतें बढ़ेगी, इसकी प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो इसका जो है क्लोथ्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज वीट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्लोथ्स. सो here the cross elasticity of demand will be zero when the products are not related. और क्रॉस इलास्टिसिटी तो वैसे भी दो ही तरह के प्रोडक्ट्स को डील करता है. फर्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट सब्सटीट्यूट, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है. सब्सटीट्यूट आप सब्सटीट्यूट भी लिख सकते हैं, या पहले कॉम्प्लीमेंट्री भी, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री. तो दो ही तरह की तीन तरह की डिग्रीज हो गई इसमें. पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट, नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, एंड नो रिलेशन, ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो रिलेशन और ज़ीरो इलास्टिसिटी इन केस ऑफ अनरिलेटेड goods. So that is all for today. We'll proceed to the next topic in the coming lecture. Thank you.